Good morning, students. Class 10th. We are going to read about the power sharing in political science lesson first. Students, I already explained you one thing, that what is power sharing means how power is divided among the various organs in democracy. Here two examples, as I told you. One was given about Belgium. That was the composition of the people, citizens was very critical in Belgium. Second example I have given about the Sri Lanka, where Sinhalese are in majority. And Tamil, those belong from original Sri Lanka, basic native of the Sri Lanka, and those who migrated from India. Tamilians have their separate, means they wanted their separate state in Sri Lanka. Now we will see the things. हम ये देखेंगे कि ये जो पावर शेयरिंग किया गया है, पावर को किस तरीके से बांटा गया है. ये पॉपुलेशन श्रीलंका और बेल्जियम की जो है वो मिली जुली पॉपुलेशन है. वहां पे एक भाषा बोलने वाले मेजोरिटी है तो दूसरी माइनॉरिटी है. तो दोनों मेजोरिटी और माइनॉरिटीज का कॉम्बिनेशन उनमें कैसे एडजस्ट किया गया है वो अपन पढ़ेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका. श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी में कौन है? सिंगालीज हैं, जो सिंगालीज भाषा बोलने वाले हैं, और वो लोग मेजोरिटी में हैं और उनका धर्म जो है वो बौद्ध धर्म है. तो वहां पे क्या है स्टूडेंट्स, श्रीलंका के अंदर दे गिव प्रीफरेंस टू द मेजोरिटी. मतलब जिनके इनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मेजोरिटी जो है सिंगालीज, उन लोगों का पक्ष ज्यादा लेते हैं. मीन्स उनको ज्यादा प्रीफरेंस देते हैं. दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द सिंगालीज देन द तमिलियंस एंड अदर रिलीजन्स. स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि श्रीलंका की जो पोजीशन है दैट इन 1948 में जब ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था श्रीलंका, that time the leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over the government. मतलब जो सिंगाली भाषा बोलने वाले, श्रीलंकन की जो भाषा बोलने वाले थे वो मेजोरिटी में थे और वो वहां पे गवर्नमेंट बनाकर रूल करने की इच्छा रखते थे. हु? सिंगालीज. ठीक है, क्योंकि वो मेजोरिटी में थे. सो व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया? As a result, the dramatically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Singali supremacy. तो उन्होंने श्रीलंका के अंदर सिंगालीज की सुपरमेसी स्थापित कर ली. मतलब गवर्नमेंट जो है वो किसके द्वारा बनाई गई? सिंगालीज के द्वारा बनाई गई. ठीक है. तमिलियंस दे गेव द लेस इंपॉर्टेंस. तमिलियंस को वो कम इंपॉर्टेंस देते थे. नाउ यू सी दैट इन 1956 एक एक्ट पास किया गया था श्रीलंका में एंड रिकॉग्नाइज सिंगाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. जो सिंगाली भाषा थी उसको उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज श्रीलंका की डिक्लेयर की थी एज पर द एक्ट ऑफ 1956. सो हियर वी कैन सी, अपन क्लियर देख सकते हैं कि वो ज्यादा पक्ष किसका लेता था. वहां पे गवर्नमेंट किसकी थी? सिंगालीज की थी. तमिल द गवर्नमेंट फॉलोड प्रोफेशनल पॉलिसीज एंड फेवरेबल सिंगाला एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब. ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब जो थे, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज थी, ये सिंगाली भाषा के लिए खोली गई थी और की गई थी. ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट द फोस्टर बुद्धिज्म. एक ये कानून भी बनाया गया था
कि जो बौद्ध धर्म है उसको वहां पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, यू सी ऑल द गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलेन अमोंग द श्रीलंकन तमिल्स। एक से एक जो पॉलिसी गवर्नमेंट की थी वो किसके फेवर में जा रही थी? इट वॉज इन फेवर ऑफ द सिंगालीज मेजोरिटियंस। सो व्हाट हैपेंड, स्लोली जो तमिलियंस थे वहां पे उनकी मतलब एक तरह से दे गोट एंगर, उनको उसका इन्होंने विरोध शुरू कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, बिकॉज दे वांटेड दैट सम रेस्पेक्ट, सम इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू द तमिल language also. But government did not do this, and as a result Tamilians they revolted against the government. There was a revolution in Sri Lanka now against the government, and who took part in this revolution? Obviously we can say that Tamilians took part into this revolution. Now you see that they felt that none of major political parties led by Buddhist Sinhala leader was sensitive to their culture and language. तमिलियंस ने जो विरोध शुरू किया था, व्हाट रिवॉल्यूशन दे स्टार्टेड, उसका रीजन उन्होंने क्या दिया? दे गिव द रीजन दैट नो पॉलिटिकल लीडर, टॉप लीडर्स of Sri Lanka are interested to give the importance to Tamil language as well as Tamil culture. मतलब कोई भी पॉलिटिकल नेता वहां पे ऐसा नहीं है जो तमिल भाषा को और तमिल लोगों के कल्चर को इंपॉर्टेंस दे, वो इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। Now you see this what you see, they felt that the constitution and government policies denied them equal political rights. वो जो तमिलियंस थे उनकी ये डिमांड थी कि इक्वल इंपॉर्टेंस होनी चाहिए कल्चर के अंदर एज वेल एज लैंग्वेज के अंदर, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन श्रीलंका का है दैट डज नॉट गिव द इंपॉर्टेंस टू द तमिल लैंग्वेज एज वेल एज द तमिल कल्चर। स्टूडेंट्स, यू सी हियर दैट गेटिंग जॉब्स इन अदर अपॉर्चुनिटीज, जैसे सरकारी नौकरियां हैं, दूसरी कोई और पॉलिसी है जो लोगों के वेलफेयर के लिए जो पॉलिसीज हैं वो खाली श्रीलंका मेजोरिटी जो सिंगालीज हैं उनके लिए ही हैं, इट इज नॉट फॉर द अदर लैंग्वेज पीपल, फॉर एग्जाम्पल तमिलियंस। सो स्टूडेंट्स, ये जो पावर शेयरिंग मतलब ये जो श्रीलंका का जो सिस्टम था ये ऐसा था कि वहां पे क्या शुरू हो गया कि तमिल और सिंगालीज जो थे इन दोनों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, तमिलियंस की ये डिमांड थी कि हमारी कल्चर और लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी जाए, और सिंगालीज ये चाहते थे कि तमिल एंड तमिल कल्चर शुड नॉट बी गिवन मच इंपॉर्टेंस, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स वहाँ पे पावर शेयरिंग हुआ। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? एज ए रिजल्ट वो जो कॉन्फ्लिक्ट था तमिलियंस और श्रीलंका के बीच में वो बढ़ता गया, एंड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, इसकी डिमांड जो है श्रीलंकन तमिलियंस गवर्नमेंट से करते रहे समय समय पर। नाउ यू सी दैट इन 1980 several political organizations were formed demanding an independent Tamilism। अब देखो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है सिंगालीज और उनके बीच में बढ़ता गया, और जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया तो इस लेवल पे पहुंच गया कि 1980 के अंदर वहां पे कई ऑर्गेनाइजेशन, लीगल थे कुछ इलीगल थे, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे बन गए तमिलियंस के, and they wanted and they said that we want the justice for the Tamil language as well as Tamil culture। तो वहां पे कई ऑर्गेनाइजेशन बन गए, कॉन्फ्लिक्ट दोनों का आपस में बढ़ता गया, लड़ाई शुरू हुई तो वो इस तरीके से हुई कि वहां पे सिविल वार स्टार्टेड,
मतलब गृह युद्ध जिसको बोलते हैं, स्टेट यानी नेशन के अंदर, देश के अंदर आपस में लोग लड़ने लग जाते हैं तो उसको अपन गृह युद्ध बोलते हैं। वो वहां पे शुरू हो गया, सिविल वार श्रीलंका में शुरू हो गया। ये जो सिविल वार है ये ऐसा मतलब था कि इसके अंदर बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हजारों लोग तमिल सपोर्टर्स थे, वो मारे गए। हजारों लोग सिंघाली सपोर्टर्स थे, वो मारे गए। लेकिन अंत में क्या हुआ, अल्टीमेटली सिंघाली जो गवर्नमेंट थी, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया कि इसको खत्म किया इन 2009। 2009 में जाकर स्थिति वहां पे कंट्रोल में आई और तमिल के जो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे तमिल इलम, जो सेपरेट नेशन की डिमांड कर रहे थे तमिलियंस के लिए, उनको वहां पे दबाया गया और 2009 में जाकर ये समस्या वहां पे समाधान इसका निकला। तो स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पावर शेयरिंग श्रीलंका में जिस तरीके से था वो एक जस्टिफिकेबल नहीं था, न्यायपूर्ण नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक ही समुदाय को ज्यादा महत्व दे दिया था। नाउ वी विल टेक द अनदर एग्जांपल एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट इज अबाउट द बेल्जियम। बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस तरीके से किया गया, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द absolutely it was opposite of the श्रीलंकन पॉलिसी। ये जो पावर शेयरिंग बेल्जियम में था, ये श्रीलंका की जो पावर पॉलिसी थी उससे अलग था। बेल्जियम में देखो फ्रेंच स्पीकिंग थे, डच स्पीकिंग जो है वो मेजोरिटी में थे, एंड जर्मन स्पीकिंग बहुत ही कम, मतलब न्यूमेरिकल दे वर वेरी लेस। स्टूडेंट्स, यू सी दैट वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का बनाया गया दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब डच बोलने वाले लोगों की संख्या, मिनिस्टर्स की संख्या और फ्रेंच बोलने वाले मिनिस्टर्स की संख्या बराबर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई, मतलब इक्वल रेस्पेक्ट विल बी गिवन टू द डच स्पीकिंग पीपल एज वेल एज टू द व्हाट यू कॉल फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। इनको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, यू सी दैट some special law require the support of majority of members from each linguistic group. सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस ऑन इलिटरेसी। उनका यह मानना था कि मिलकर अगर सरकार बनाएं और मिलकर अगर देश चलाएं तो जो डिसीजन लोगों के लिए लिए जाएंगे वो बहुत ही यूजफुल होंगे। दिस विल नॉट बी एक तरफा डिसीजन नहीं लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई कि सेंटर के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं वो इक्वल नंबर होंगे। जितने फ्रेंच बोलने वाले हैं चाहे वो माइनॉरिटी में है और जितने डच बोलने वाले हैं चाहे वो मेजॉरिटी में है, दोनों के जो मिनिस्टर्स हैं वो बराबर नंबर में होंगे। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। अब वहां का जो पावर शेयरिंग इस तरीके का था कि बहुत से पावर जो है वो इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे रखे थे। नाउ यू सी स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सबऑर्डिनेट मतलब इस तरीके नहीं थी कि वो मतलब उसकी एक शाखा हो या ऐसा। उनको भी अधिकार था पार्टिसिपेट करने का, पॉलिटिकल मैटर्स में पूरा भाग था जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को था। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को इस तरीके से पावर दिए गए थे कि उसमें दोनों इक्वल राइट्स, दोनों को बराबर का अधिकार मिलता जाए। तो स्टूडेंट्स, हियर वी सी दैट ब्रुसले एक ऐसी जगह थी जो कैपिटल सिटी थी इसकी बेल्जियम की, जिसके अंदर मेजोरिटी में कौन थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, और वो वैसे ओवरऑल फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे वो माइनॉरिटी में थे। फिर भी बेल्जियम में एक इंडिपेंडेंट सरकार वहां पे बनाई गई। बेल्जियम की सरकार एक जिस
जो ब्रुसले जो कैपिटल थी बेल्जियम की, उसकी सरकार अलग से बनाई गई थी। पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसले बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सपेक्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहां पे जो सरकार बनाई गई वो दोनों की बराबर की बनाई। तो श्रीलंका और ये जो अपन देखते हैं बेल्जियम, इनमें जब पावर शेयरिंग की जो पॉलिसी है, किस तरीके से डाइवर्स विभिन्न प्रकार के लोगों को एक किया जाए, वो पॉलिसी किसकी बढ़िया थी? बेल्जियम की बढ़िया थी, जिसने सबको बराबर का अधिकार दिया, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे वो मेजोरिटी में हो। जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं था। श्रीलंका में मेजोरिटी में जो थे उनको ज्यादा रेस्पेक्ट दिया गया, उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई। तो यहां तक मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा ये लेसन। उसके बाद में वी विल सी द नेक्स्ट दैट वी विल स्टार्ट फर्दर। सो अप टू हियर I think you all understood it. Thank you and have a nice day.